बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बस 3 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार, कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा, दिखाएंगे आपको। किसकी कैसी तैयारी, कौन किस पर भारी, बताएंगे आपको। कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। और इस वक्त बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक होने वाली है। यूपी चुनाव को लेकर अमित शाह की बड़ी बैठक है। पार्टी दफ्तर पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में शामिल रहेंगे। महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरीके से जुट चुकी है और अब बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह चूंकि यूपी में है, तो एक बड़ी बैठक अब होने जा रही है। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या कुछ अपडेट मिल रही है बैठक को लेकर और कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी? जी प्राची, बिल्कुल अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे हैं। प्रदेश मुख्यालय में बैठक हो रही है और कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में अंदर पहुंच चुके हैं और कोर कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर चर्चा होनी है वो है जन विश्वास यात्रा। यानी अभी तक पिछले जो 2-3 महीने के दौरान चुनावी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने चलाए हैं, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन रैली हो, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे सम्मेलन हो, समारोह हो, वो उसके बाद आज जो जन विश्वास रैली है वो एक आखिरी टेम्पो बनाने के लिए, पूरा जो चुनावी माहौल बनाने के लिए है, वो आज उस पर चर्चा होगी। और ये जन विश्वास यात्रा जो है वो 19 दिसंबर यानी परसों से शुरू होगी। प्रदेश के अलग अलग जगहों से यात्रा शुरू होगी और 6 जनवरी को ये खत्म होगी। चूंकि इतना समय नहीं है, 403 विधानसभा सीटों पर, क्षेत्रों पर ये यात्रा निकलनी है और इतना समय नहीं है कि ज़्यादा दिन के लिए लगाया जा सके, एक एक विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा समय दिया जा सके। इसलिए ये तय हुआ है कि छोटे से समय अंतराल में। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 6 जनवरी यानी ये वही मौका होगा, वही वक्त होगा जब संभावना जताई जा रही है कि चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है, लग सकती है। तो 6 जनवरी या 10 जनवरी या 12 जनवरी ऐसी चर्चा चल रही है। 6 जनवरी को इसीलिए समय तय किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि शायद 6 जनवरी के बाद किसी भी दिन आचार संहिता लागू हो जाएगी। इससे पहले अपने सारे कार्यक्रम कर लेने हैं। 6 जनवरी को ये यात्रा लखनऊ में आके खत्म होगी और उसमें जो पार्टी के बड़े नेता हैं, तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, उनको शामिल किया जाएगा। वो अपने अपने क्षेत्रों से यात्रा लेकर चलेंगे, उसके बाद यहाँ लखनऊ पहुंचेंगे। ये एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का होना है, जिसमें तय है कि चुनावी माहौल कैसा होगा। यानी अब तक जो यात्राएं हुई, सम्मेलन हुए, समारोह हुए, उसके अलावा ये आखिरी एक जिसे कहते हैं, जैसे यूपी की भाषा में कहते हैं कि टेम्पो बनाना, यानी ये टेम्पो बनाया जाएगा। पूरी तरह से एक भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि पीछे यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं जो अभी से टेम्पो बनाने लगे हैं। हम कुछ लोगों से बात भी कराना चाहेंगे। नारे लगा रहे हैं आप, क्या उम्मीद है अब की बार? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 400 पार। आज मीटिंग में क्या हो रहा है? मीटिंग में जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल देखिए, यही जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता भी है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का जो टेम्पो है वो बना रहे और इसी उत्साह के साथ आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय की राह तय कर पाए। शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी के लिए। मोदी कैबिनेट की महिलाओं के लिए शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने एक शर्मनाक बयान दिया है। वैसे तो बड़े बड़े नेता भी विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन लगता है कि कुछ नेता जानबूझकर ऐसा बयान देते हैं जिससे विवाद हो। इन्हीं में से एक है संभल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान वर्क।
अब उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने के केंद्रीय कैबिनेट के प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद कहा कि अगर लड़कियों की ज्यादा उम्र में शादी होगी तो लड़कियां और ज्यादा आवारगी करेंगी। अभी बर्क का ये बयान आया ही था कि मुरादाबाद से सपा के ही एक सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने शफीकुर रहमान बर्क के बयान से सहमति जता दी। शायद इसी को कहते हैं कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। आपको बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान का ये कोई पहला बयान नहीं है जिस पर सवाल खड़े हुए हों। इसके पहले भी शफीकुर रहमान बर्क ने अयोध्या और राम मंदिर और अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद भी विवादित बयान दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बात कह डाली। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें तो मिलेगा जी, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि बेहतर ये है कि लड़कियों को तो जल्दी शादी कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है जी। वो अपनी ये काम वो अपने घर पर वहाँ भी कर सकती हैं। अब ये उनका बयान है, लेकिन ये तो हमारे अपने संस्कार हैं। माँ बाप किसको क्या संस्कार दे रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। हर आवारगी ऐसे नहीं बढ़ती, वैसे भी कितनी आवारगी है कि आप देखिए रहे। लेकिन हाँ, एक हद तक क्योंकि जब डिले होता रहता है शादी को और एक जो फिजियोलॉजिकल नीड है इंसान की वो पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। सपा सांसदों शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन के विवादित बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ दिया। अखिलेश ने कहा कि दोनों सांसदों का बयान पार्टी का बयान नहीं है। शफीकुर रहमान बर्क साहब है, कुछ थोड़ा सी बात उन्होंने कही है जो उसको लेके विवाद मचेगा। आवारगी, अगर 18 से 21 की उम्र शादी की गई तो कहा जा रहा है आवारगी आएगी, क्या कहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा प्रोग्रेसिव रही है। समाजवादी पार्टी की अप्रोच प्रोग्रेसिव रही है। वो उनके व्यक्तिगत कोई सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन ये पार्टी की लाइन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो बच्चियों को, बेटियों को सबसे ज़्यादा लैपटॉप दिए, उनकी सुरक्षा के लिए 1090 आज के समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके उनकी कैसे मदद हो उस तरीके के काम किए हैं। तो समाजवादी पार्टी इस तरह के विचारों के साथ नहीं हो सकती है। वो विचार उनके व्यक्तिगत हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव है और जहाँ महिलाओं बेटियों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उनके सम्मान के लिए आगे काम किया है, उस पर काम करेगी। बेशक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बयान से किनारा कर दिया है, लेकिन अब इस बयान के बाद जो विवाद है उसकी शुरुआत हो चुकी है और एक के बाद एक पलटवार किया जा रहा है। सपा सांसदों शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन के विवादित बयान पर भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी और यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह ने निशाना साधा। दोनों महिला नेताओं ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के आपत्तिजनक बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये किस तरह की मानसिकता है। लड़के 21 के बाद शादी करते हैं तो ठीक है, जबकि लड़कियां इस उम्र में आवारा हो जाएंगी। मैंने तो सोचा था पूरा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आगे बढ़कर इसका समर्थन करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी है, इसका तो कभी महिलाओं के पक्ष में कुछ रहा नहीं। और जो बयान दिया वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। यानी लड़कियां आवारगी करती हैं। 18-21 साल का लड़का अगर नहीं 21 साल तक शादी हुई तो वो ठीक है, और लड़की अगर 21 साल तक चली गई तो आवारा हो जाएगी। इस प्रकार की एक घृणित मानसिकता सपा की हो सकती है। उनके तो नेता करते आए हैं, आरक्षण बिल पाड़ दिया था, परकटी बोला, न जाने क्या क्या महिलाओं को बोला। तो सपा के एमपी का ये कहना है कि अगर शादी की उम्र को बढ़ाया जाएगा तो लड़कियों में, बेटियों में आवारगी बढ़ेगी। ये सपा की मानसिकता है बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, और ये पहली बार नहीं है जब सपा ने इस तरह की मानसिकता दिखाई है जनता के सामने। मुलायम सिंह यादव ने 2014 में कहा था कि जब रेप हो जाता है तो लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। चाहे अखिलेश यादव क्यों ना हो, बदायूं जब रेप कांड हुआ था तो उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया भर में रेप होता रहता है। ये मानसिकता है इनकी। आज पूरा देश देख रहा है कि सपा के लोग हमारे आधी आबादी के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए क्या सोच रखते हैं। और अब बात आज यूपी में तमाम सियासी दलों और नेताओं की चुनावी रैलियों और जनसभाओं की। किस नेता ने कहा कि जनसभा और रैली, देखते हैं रैली रिपोर्ट में।
उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोग ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर दौड़ते और भागते रहे और आज सरकार झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, यहां बेरोजगारों को लाठियों से पीटा जाता है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में समाजवादी विजय यात्रा के दौरान एक बार फिर भाजपा पर तीखे हमले बोले। उनकी यात्रा के दौरान एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने उनसे की खास बात। रायबरेली सोनिया गांधी के गढ़ में गरजे हैं अखिलेश यादव। चुनौती जो प्रियंका गांधी ने दिया था कि ये केवल और केवल ट्विटर के नेता हैं, तो उसका जवाब अखिलेश यादव दे रहे हैं। ये मत कहो, इतना मत कहो, ये ट्विटर का जवाब नहीं है। ये रायबरेली की जनता ने समाजवादियों पर हमेशा भरोसा किया है और जब समाजवादियों ने समर्थन भी दिया है तब भी समाजवादी पार्टी के नेताजी और समाजवादी पार्टी का यहाँ की जनता ने सम्मान किया और कांग्रेस का समर्थन किया है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में ये जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बने। सरकार बनेगी तो किसानों के लिए काम होगा, बिजली सस्ती होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार के अवसर होंगे। यही जनता लालगंज की जानती है कि एम्स यहाँ बनना था तो ज़मीन समाजवादी पार्टी ने उपलब्ध कराई। कांग्रेस ने कहा कि हमें रायबरेली में ज़मीन चाहिए तो रायबरेली में ज़मीन उपलब्ध कराई, जिसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली को एम्स मिला है। 2012 में 6 सीटों में से 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी इसी रायबरेली में। और ये इतिहास क्या फिर अखिलेश यादव दोहराएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार रायबरेली में 100% सीटें समाजवादी पार्टी पक्ष में जाने वाली हैं। प्रियंका जी कहती हैं कि अखिलेश जी चुनाव लड़ते हैं, मैं जमीन पे लड़ती हूं, लेकिन जमीन तो दिख रहा है, जमीन पे तो कार्यकर्ता दिख रहे हैं। हमारी उनसे कोई तुलना नहीं है, ना हमारा कोई उनसे झगड़ा है। उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। उनका अपना जो संगठन है वो काम करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास जमीन पे संगठन है, जमीन पर लोग हैं और अगर जमीन पे लोग ना होते और जमीन की बातें ना करते तो शायद ये जन समर्थन न दिखाई देता इतना। निश्चित रूप से अखिलेश जी आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाजवाद राम राज्य नहीं ला सकता, गुंडा राज लाता। जो राम राज्य की परिकल्पना है, अगर राम राज्य लाना है तो सबसे सूत्र बनेगा समाजवाद से। जो राम राज्य है वही समाजवाद है और राम राज्य की परिकल्पना ही समाजवाद को लाना है। आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री के साथ साथ सारे मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ उतार दी। ये जैसे जैसे हार का डर सताएगा भारतीय जनता पार्टी को, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने के बाद आज भाजपा और निषाद पार्टी ने पहली बार संयुक्त रैली की, जिसमें संजय निषाद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक साथ एक मंच पर दिखे। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने कांग्रेस के गढ़ में विजय रथ यात्रा निकाले तो वहीं योगी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भाजपा और निषाद पार्टी ने संयुक्त रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। लखनऊ के रमाबाई मैदान में आयोजित संयुक्त रैली में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले भाजपा और निषाद पार्टी के गठबंधन और अब महारैली से विपक्ष की नींद उड़ गई है और ऐसे में सपा, बसपा और कांग्रेस को पीड़ा होना स्वाभाविक है। कि भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का एक गठबंधन मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से सपा, बसपा, कांग्रेस को पीड़ा होनी स्वाभाविक है। क्यों? वहीं लखनऊ में हुई भाजपा और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में 2022 में भाजपा गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। साथ ही राम मंदिर का जिक्र करते हुए विपक्ष पर भी हमला बोला। ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही। इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब
जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम। कि भले ही अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन भाजपा और सपा के बीच सियासी जंग का ऐलान हो चुका है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं के बीच एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और कमजोरों का शोषण करने वालों पर बुलडोजर चलाते रहने की बात कही, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर बुलडोजर कब चलेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, शोषण किसी का नहीं होगा, लेकिन जो माफिया और पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके अराजकता पैदा करते थे, उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये मंत्री बर्खास्त हों, सरकार हटाए, और मुख्यमंत्री जी का प्रिय, सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर, वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं सरकार। ये मंत्री बर्खास्त हों, सरकार हटाए, और मुख्यमंत्री जी का प्रिय, सबसे प्रिय चीज है बुलडोजर, वो कब लेकर के जाएंगे बुलडोजर लखीमपुर, ये बताएं। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ताबड़तोड़ विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कल देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाहजहांपुर जाने वाले। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:50 पर शाहजहांपुर पहुंचेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का 52 किलोमीटर का हिस्सा शाहजहांपुर से गुजर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी, जिसके निर्माण में 36,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली में गांव से शुरू होगा, जो प्रयागराज के जुदापुर दादो गांव तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से प्रदेश के 9 जिले आपस में जुड़ जाएंगे और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टी का भी निर्माण होगा, जिसकी लंबाई करीब 3.5 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे पर जनसुविधा केंद्र, ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 बड़े पुल और 126 छोटे पुल के अलावा 381 अंडरपास बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर एंट्री और एग्जिट के लिए 17 जगहों पर इंटरचेंज की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के आसपास के गाँव के लिए सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव है, जिससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।